दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस करे क्या, खास तौर से इस देश की चुनावी राजनीति में कांग्रेस खड़ी कहां पर है। कांग्रेस जिस भी प्रदेश में रहती है वहां पर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद या चुनावी जीत हासिल करने के बाद भी उसकी राजनीतिक जमीन खत्म क्यों हो जाती है। कांग्रेस के पास संगठन है, कांग्रेस के पास नाम है, कांग्रेस के पास गांधी परिवार है, कांग्रेस के पास आइडिया ऑफ इंडिया है, लेकिन इन सब से क्या होगा जब देश की राजनीति इस देश के इतिहास को ही न सिर्फ बदलने पर लगी हो बल्कि मौजूदा वक्त की युवा पीढ़ी के सामने एक नया इतिहास रचा बसाया जा रहा हो। तो क्या कांग्रेस वाकई आइडिया ऑफ इंडिया के आश्रय चल सकती है? क्या वाकई कांग्रेस को इस रूप में कोई याद रख सकता है कि कांग्रेस आपने कहा नहीं कि आपके जहन में भारत गूंजने लगे और आप ये तय करने लगे कि दरअसल भारत का मतलब ही कांग्रेस है। आजादी की लड़ाई उसी ने लड़ी। 70 बरस पहले के पन्नों को आज नहीं पलटेंगे। आज आने वाले वक्त में कांग्रेस की दिशा होनी क्या चाहिए इसे परखने की कोशिश करेंगे। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरदार पटेल बीजेपी या जनसंघ या आरएसएस के साथ नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में सरदार पटेल के साथ खड़े होकर कांग्रेस से इस नायक को छीनने की कवायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जनसंघ के साथ नहीं थे, हिंदू महासभा के साथ नहीं थे, आरएसएस के साथ नहीं थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का नाम इस दौर में सबसे ज्यादा बीजेपी लेती है और खुद प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं और गाहे बगाहे आरएसएस भी ले लेती है। नायक छीने जा रहे हैं, इतिहास बदला जा रहा है और लगातार बदलते इतिहास का पाठ इस देश की युवा पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है। तो किसे याद होगा महात्मा गांधी ने क्या किया, किसे याद होगा नेहरू उस दौर में क्या सोच रहे थे, किसे याद होगा इंदिरा गांधी, किसे याद रहेगा राजीव गांधी। उसके लिए तो इतिहास इस दौर में बदलते बदलते एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां इतिहास की पढ़ाई तत्काल में चुनावी राजनीति से जुड़ जाए। और शायद इसीलिए 2014 को एक ऐसी लकीर के तौर पर बीजेपी से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग, हिंदू महासभा से जुड़े लोग और शायद भक्ति रस में डूबे हुए लोग ये कहने से चूकते नहीं है आजादी 2014 में मिली। लेकिन सवाल इससे उलट का है, क्या 2014 के बाद कांग्रेस वाकई डूब रही थी? और मौजूदा वक्त में क्या वाकई सबसे बड़ा सवाल गांधी परिवार को लेकर ही है? गांधी परिवार की बेचैनी क्या है, उसके भीतर की हिम्मत क्या है, उसके भीतर की कमजोरी क्या है? राहुल गांधी जब अध्यक्ष के तौर पर रहते हैं तो ऐसा नहीं है। 2014 के बाद कांग्रेस को हार मिली। याद कीजिए, पंजाब जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, कर्नाटक जीते, मध्य प्रदेश जीते, गुजरात में जीत के करीब पहुंच गए, लेकिन आज की तारीख में मणिपुर तक गंवा दिया, गोवा तक गंवा दिया, उत्तराखंड तक में जहां एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी वहां भी पांव खिसक गए। पंजाब जहां पर उनके अनुकूल परिस्थिति थी वहां पर भी खड़े नहीं हो पाए। और उत्तर प्रदेश में 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और सबसे कम परसेंट ऑफ वोट, तकरीबन 2.5% वोट ही मिल पाया। यह कांग्रेस की सक्रियता और कांग्रेस के संगठन के भीतर की कुलबुलाहट क्या इस दिशा में जा रही है कि उसके सामने सवाल कई हैं। सांगठनिक फेरबदल होना चाहिए, नए तरीके से नए विजन के साथ कांग्रेस को उभरना चाहिए। इसका जिक्र G23 करते हुए निकल कर आया। G23 में वैसे नेताओं की एक पूरी कतार है जो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने सत्ता संभाली और अलग अलग पदों पर आसीन होकर कांग्रेस का मान सम्मान भी बढ़ाया। लेकिन फिर मौजूदा वक्त में यह सवाल क्यों बड़ा हो चला है कि G23 गांधी परिवार के खिलाफ है या गांधी परिवार के भीतर की जो अनुगुंज है ये बार बार उनके इर्द गिर्द के लोगों के जरिए क्यों गूंजनी शुरू हो जाती है? दरअसल ये पुराने और नए का टकराव है, संघर्ष और आराम तलबी का टकराव है। जिनके पास खूब पैसा है और जिन्होंने कांग्रेस को दुकान समझ ली, उनके अनुकूल अब दुकान चल नहीं पा रही है तो वो शिफ्ट कर रहे हैं। क्या राजनीति किस बात का खेल है? क्या यह वाकई सेवा का प्रतीक है या कमाई का प्रतीक है? राजनीति के तौर तरीके चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं या फिर आदर्श वाक्य कहने के लिए लड़े जाते हैं? कांग्रेस को आत्म परीक्षा के दौर से गुजरना तो होगा, लेकिन बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। क्या इसे राहुल गांधी समझ पाएंगे?
या तो अध्यक्ष बने या फिर पार्टी को हटकर वह अपने आप को स्टार प्रचारक के तौर पर भी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ना लें। क्या यह परिस्थिति है? प्रियंका गांधी जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश में कूदी और जो उनके पास सारे पावर थे, क्या ऐसी स्थिति दूसरे राज्यों में दूसरे नेताओं को सौंपी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी को किस रूप में देखा जाए? हमें लगता है कि आज इस बात पर गौर करने की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि 10 चैलेंज इस वक्त कांग्रेस के सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, क्या वाकई गहलोत और बघेल छत्तीसगढ़ और राजस्थान बचा पाएंगे, या वो अपने ही आपसी अंतर्विरोध में डूब जाएगी कांग्रेस, वहां भी नहीं जीत पाएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या मध्य प्रदेश के किले को दोबारा लौटा पाएंगे, या फिर वो अब नहीं लौट पाएगी, क्योंकि एक बार जीतने के बाद जिस तर्ज पर उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो गई, उसमें इन नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, क्या यह कहा जाएगा? तीसरा बड़ा चैलेंज तो कर्नाटक का भी है। डिव शिव कुमार क्या वाकई उस परिस्थिति में चीजों को खड़ी कर पाएंगे जहां पर जेडीएस के साथ मिलकर सत्ता में आ सकते हैं, या फिर बीजेपी और उसकी अपनी चकाचौंध जमीन जो सबको लुभा देती है, सबको पटा लेती है, उस दिशा में यह भी बह के रॉ में कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला पाएंगे? या फिर उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका की पहल थी, लोकप्रियता के शिखर पर तमाम जगहों पर वो नजर आई, लेकिन वोट गायब थे। गुजरात में जहां पर जीत पिछली बार मिलते मिलते रह गई, इस बार वहां पर अगर मौजूदगी हार्दिक पटेल की है, लेकिन वह कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। बिहार में कन्हैया कुमार हैं, लेकिन वह शिफ्ट हुए हैं। लगता ऐसे है सिर्फ वामपंथी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए, ठीक उसी तरीके से जैसे कल तक की कॉरपोरेट पसंद करने वाली कांग्रेस धीरे धीरे मजदूर और किसान की दिशा में आ गई, और बीजेपी मजदूर और किसान कहते कहते कॉरपोरेटीकरण को अपने साथ लेकर चल पड़ी। क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन भर है पॉलिटिकल पार्टीज में? इस दौर में G23 ने चाहे केरल हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, जिन सवालों को उठाया, जिन संगठनात्मक बदलाव का जिक्र किया, क्या कोई फार्मूला है उनके पास? कोई विजन है उनके पास, या कुछ भी नहीं है? या फिर जो राहुल और प्रियंका अपना सर्वश्रेष्ठ दे भी रहे हैं, लेकिन वही प्लेयर हैं, वही परसेप्शन बनाना चाहते हैं, वही सारी चीजों को अपने लिहाज से चलाना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी में वह कौन सा चेहरा होगा जिसके पीछे पार्टी चलती हुई दिखाई दे? अगला सवाल इन सब से जुड़ा हुआ है कि कनेक्ट कहां कर पा रहे हैं जनता के साथ? कांग्रेस कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? संवाद में गड़बड़ी है, विजन में गड़बड़ी है, जो बातें बताई जा रही हैं वो कोई संवाद कायम नहीं कर पा रही है, या फिर आइडिया ऑफ इंडिया के आसरे, जिसका जिक्र शशि थरूर बीच बीच में कर देते हैं कि हमें पॉजिटिव एजेंडा लेकर चलना है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके सहारे ही कांग्रेस को आगे बढ़ना है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी कहां है? पॉलिटिकल पार्टी के दो ही रूप होते हैं, एक वह दिल्ली के हाईकमान से चले और उसी के हिसाब से पूरे देश की राजनीति और तमाम राज्यों में जो भी नेता होगा वो हाईकमान के इशारे पर वहां राजनीति करेगा, उसे पावर दिया जाएगा, पावर छीन लिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वह अलग अलग राज्यों के हिसाब से कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी। यह पहला संदेश है, क्या कांग्रेस इस दिशा में चल रही है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा संदेश है कि अलग अलग छत्रपों को खड़ा किया जाए, उन छत्रपों को पूरी ताकत दे दी जाए, और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में किसी नेता को ऐसी ताकत दी जाए जो प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश में रही, ऐसी ही ताकत हरियाणा में दी जाए, ऐसी ही ताकत पंजाब तक में नहीं दे पाए, ऐसी ही ताकत बाकी राज्यों में दिया जाए जहां पर चुनाव हो सकता है। ये सारे सवाल हैं, क्योंकि इन सब के बीच कांग्रेस के पास संगठन की कमी नहीं है। यूथ कांग्रेस, बीवी श्रीनिवास, उन्होंने अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई। इसका मतलब है कि जब संघर्ष की परिस्थिति आती है तो यूथ कांग्रेस सक्रिय हो जाती है, और यूथ कांग्रेस से जुड़ाव उन G23 के नेताओं का नहीं है जो सीधे तौर पर कांग्रेस को हारते हुए देखकर मचल रहे हैं। संघर्ष की परिस्थितियों में कांग्रेस को लाया कैसे जाए, यह पहला सबसे बड़े सवाल इन 10 सवालों के भीतर से निकलता है। अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के इतिहास को बताने की भी कोशिश किसी ने की? यहां तो सरदार पटेल भी छीन लिए जा रहे हैं, हड़पने की स्थिति में बीजेपी है, सुभाष चंद्र बोस को भी साथ ले रहे हैं, महात्मा गांधी तक को सवाल इस दौर में खुले तौर पर उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौर की राजनीति को समझिए। आम आदमी पार्टी ने अपने पीछे से महात्मा गांधी को हटा दिया, जो उनके तमाम पोस्टरों में नजर आते थे, चाहे जन लोकपाल बिल से संघर्ष हो या फिर उसके बाद दिल्ली की सत्ता हो। अब भगत सिंह और
वहां पर बाबा साहब अंबेडकर आ गए, महात्मा गांधी भी गायब हो गए। यानी भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस खुद को कैसे परिभाषित करे, शायद सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यही है। और इसी को समझाते वक्त कांग्रेस अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही खुद को देखना चाहती है, या देखते हुए पार्टी को मानकर चलती है कि भारत जिस दिन चाहेगा कांग्रेस को अपना लेगा, तो शायद इस दौर में, अब की परिस्थिति में राजनीति के तौर तरीके बदल चुके हैं। इस बदलती हुई राजनीति में इतिहास में किसकी कितनी रुचि है, युवा पीढ़ी को कौन सा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहकर जब अपने भाषणों के जरिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सामने रखते हैं और उस पर जनता भरोसा कर लेती है, और एक पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है आईटी सेल के जरिए, जो सोशल मीडिया के जरिए और तमाम परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी के आसरे जो लोगों के जहन में एक नया भारत रचना चाहती है, जिस भारत की शुरुआत बीजेपी से हो उसका अंत बीजेपी के साथ हो, क्या ऐसी परिस्थिति में इस देश को जब खड़ा किया जा रहा है तो फिर कांग्रेस के सामने सिवाय सवाल के समाधान कहां है? सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इन सब के बीच दो तीन बातों का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता कांग्रेस का तीन आश्रय ही रहता है। एक होता है जिसके पास पद नहीं, एक होता है जिसके पास कुछ पद है, एक होता है जिसके पास विशिष्ट पद है। लेकिन सबका ध्येय चुनाव लड़ना हो जाए और चुनाव में जीत ना मिल पा रही हो, जो कि उत्तर प्रदेश में नजर आया। उत्तराखंड में आप एंटी इनकम्बेंसी को नहीं बुला पाए। गुजरात में इससे पहले जब जीत के मुकाम तक पहुंचे थे, इस बार अभी भी सवाल है कि सक्रिय तक नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान की परिस्थिति उसी नाजुक परिस्थिति में जहां पर दो नेता लड़ते हुए नजर आते हैं, तो रास्ता क्या है? और जब रास्ते का जिक्र होता है तो ऐसे में दो सवाल जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, क्या वाकई एब्सोल्यूट पावर किसी भी अलग अलग राज्यों में नेताओं को देकर उन्हें उस राज्य में संगठन और पार्टी और पॉलिटिक्स और इलेक्शन इस दिशा में खड़ा करने का पूरा पावर दे दिया जाए? यह पहला सवाल होता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इस फेरिस्त में हमको लगता है कि राज्यों में अलग अलग नेताओं की मौजूदगी है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर दे पाने की परिस्थिति में कांग्रेस आ नहीं पाती है। या तो संवाद के भीतर बहुत अड़चने हैं, या दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते स्थिति नाजुक हो जाती है, या कोई ब्लूप्रिंट और कोई विजन नहीं है, कोई व्हाइट पेपर भी पार्टी ने अपने तौर पर तैयार नहीं किया कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए उसे कैसे आगे बढ़ना है। सवाल यह है कि जिस दौर में जो राजनीतिक सत्ता में है उसको काउंटर करते हुए सत्ता में आया जा सकता है, या उससे बड़ी लकीर खींचकर सत्ता में आया जा सकता है। यह भी एक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की हथेली खाली है। उसके हथेली पर पड़े हुए निशान में ना तो भाग्य रेखा है, ना कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व नजर आ रहा है। हां, संगठन है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, सारी चीजें हैं। शायद इसीलिए टारगेट की बात जैसे ही जिक्र होगा, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस को खुद को खड़ा करना होगा, मानना होगा। यह सिर्फ संगठनात्मक चुनाव के जरिए तय नहीं होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इसके जरिए तय नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता क्या है, शायद जिस वक्त कांग्रेस बन रही थी उस दौर को ही अगर पढ़ लिया जाए या कांग्रेसी पढ़ लें तो समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आजादी से पहले का नजरिया और आजादी के बाद का नजरिया क्या रहा। नेहरू ने भी जिक्र किया, महात्मा गांधी ने भी जिक्र किया, जयप्रकाश नारायण तक ने जिक्र किया, इंदिरा गांधी ने भी चीजों को समझा, और उससे पहले चले जाइएगा तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी चीजों को समझा। हमें लगता है वह नई पीढ़ी शायद इन नामों को लेकर भटक जाएगी, सोचेगी ये कैसे नाम है, इन नामों को तो हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं है। अब यहां पर जो सबसे बड़े सवाल है कि क्या वाकई नेशनल पर्सपेक्टिव में राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस खुद को खड़ा कर पाएगी, चाहे वो इलेक्शन हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इसी तौर पर चलाएगी कि इन राज्यों में उसे कैसे जीत मिलनी है और यहां पर एंटी इनकम्बेंसी को भुना लेना है या एंटी इनकम्बेंसी होने नहीं देना है। क्या यही एक मूल मंत्र होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? यह सवाल इसलिए सबसे बड़ा कांग्रेस के साथ होते चला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का अपना मॉडल क्या कहता है। कांग्रेस का अपना मॉडल क्या ईमानदारी वाला है? क्योंकि जब हम यह भी देखते हैं कि कुछ करप्ट लोग इर्द गिर्द उनके अपने नेता के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और मंच से जब नेता भाषण देता है और कहता है कि हम
इस सत्ता के भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के चेहरे देखने पड़ते हैं कि क्या वाकई उसमें कोई करप्ट है या नहीं है। तो यकीनी तौर पर उसमें कुछ करप्ट लोग निकल कर आते हैं जो सत्ता में रहते हुए करप्शन कर चुके हैं और मौजूदा वक्त में भी दिन में कांग्रेस के साथ और रात में बीजेपी के द्वार पर बैठकर वो संवाद बनाते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति सत्ता के साथ रहने पर ही होती है। क्या इसे पार्टी समझ पाती है या वो घबराती है कि वाकई अगर इन्हें हमने अलग कर दिया तो हमारा संवाद आने वाले वक्त में किसके जरिए कैसे होगा? यही वो संघर्ष की स्थिति है जिसको शायद राहुल गांधी के सामने चुनौती है, प्रियंका गांधी के सामने चुनौती है, क्योंकि इन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्या वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है जहां पर इर्द गिर्द बैठे हुए कम से कम दो तरह के लोग, एक जो करप्ट रहे हैं, जो करप्ट हैं, सत्ता में पाने के बाद अहंकार में डूब गए, जो दलाली का काम करते हैं उसके जरिए पैसा, और जो दिन के अंधेरे में यहां आकर गाते हैं और रात के अंधेरे में वहां जाकर जानकारी देते हैं। क्या वैसे लोगों को चूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके हिस्से से दो बातें फिर निकलती हैं कि क्या वाकई कांग्रेस को मथने की जरूरत है या कांग्रेस को पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है। कांग्रेस एक ऐसे स्टेज में आकर फंसी हुई है जहां पर पहली बार कांग्रेस के नेता, और राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इन दोनों की परिस्थिति को समझिए। इंदिरा गांधी जिस दौर में इस उम्र में आई वो संघर्ष करने की परिस्थिति थी और वहां पर नेहरू साथ में थे। जब संजय गांधी निकले तो इंदिरा गांधी सत्ता में थी, वो संघर्ष करने की परिस्थितियों से निकले और इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं लाभ राजीव गांधी को मिला, जो भावनात्मक तौर पर कांग्रेस के साथ उन्हें सत्ता से जोड़ता चला गया। लेकिन फिर दोबारा लौटिएगा तो आपको पीवी नरसिम्हा राव भी याद आएंगे। उस कालखंड में भी सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, कांग्रेस की मौजूदगी थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की जो अपनी पॉलिसीज, जो उनके अपने ज्ञान के जरिए, अनुभव के जरिए, समझ के जरिए, देश की जरूरत के आश्रय जो भी रिफॉर्म का जो पूरा पैटर्न उन्होंने अपनाया, वह शायद उसके उलट था जो इससे पहले वेलफेयर स्टेट या सोशलिज्म के जरिए सोचा जा रहा था। उन्होंने एक झटके में उलट दिया। इसीलिए उस काल को भी कोई भूल नहीं पाता है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को भी साथ लाने की होड़ बीजेपी में खड़ी हो जाती है, क्योंकि गांधी परिवार से उनकी दूरी कैसे हो जाए। तो सवाल दो है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की उम्र संघर्ष करने वाली है। अगर दोनों संघर्ष कर रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन संघर्ष कर रहा है, तमाम जो भी संगठन अपने अपने तौर पर बने हैं उसमें कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, तो फिर वो नेता कौन है? और अगर नेता है जो कि अपने तौर पर प्रभावी तरीके से सामने आता है और संघर्ष करने वाले परिस्थितियों के साथ परसेप्शन को डेवलप करता है कि कांग्रेस एक विजन के साथ उभर रही है, उसे चुनावी जीत चाहिए या नहीं चाहिए, हर कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन यहां खेल उल्टा हो जाता है। चुनावी जीत के बदले बेहतरीन विचार देने की सोच लगातार हावी होती चली जाती है और चुनाव के जो बेसिक हथकंडे हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। सवाल यह सबसे बड़ा था कि हमारे पास आदर्श वाक्य है, लेकिन उसके साथ वोटर कैसे जुड़ेगा, और राजनीति में जुड़े हुए हैं तो वह पूरे कार्यकर्ता जो गांव में, खेड़े में, पंचायत में, जिलों में, छोटे छोटी जगहों पर काम करते हैं, उनके लिए राजनीति का क्या मतलब है? उनके लिए राजनीति के दो ही मतलब है, अपने इलाके में अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रभाव बताना, जताना, और उस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जो भी उस क्षेत्र में काम होता है वो काम उनके जरिए हो रहा है, जो कि उनकी पेट को भी भरता है और कमाई भी कराता है और सेवक भी बनाता है। यह पूरी परिस्थिति है। लेकिन एक झटके में अगर यह मान लिया जाए नहीं, कमाई नहीं होगी, आपके जरिए कोई काम नहीं होगा और आप सिर्फ कांग्रेस का झंडा उठाए रहेंगे, तो एक नई परिस्थिति इस दौर में बीजेपी ने डेवलप कर दी। उसने क्या किया? विधायकों को ही खरीदना शुरू किया। जो नजारा गोवा में नजर आया, उत्तराखंड में नजर आया, मध्य प्रदेश में नजर आया, कर्नाटक में नजर आया, दिशा तो राजस्थान की भी चुनी गई थी, वहां चीजें नहीं भटक पाए। छत्तीसगढ़ में, अब झारखंड में हो सकता है कुछ दिनों के बाद नजर आ जाए। यह परिस्थिति सरकार गिनाने बनाने पैसे के आश्रय यह महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में हो सकता है नजर आने लगे। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती है? बहुत साफ तौर पर कहती है कि सिर्फ इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का अगर सत्ता ने पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया है तो सिर्फ कहने से काम अब नहीं चलेगा। उसके लिए हर चीज को बतलाने की परिस्थिति इस देश में डेवलप भी करनी होगी और संवाद भी बनाना होगा।
महात्मा गांधी कांग्रेस को एक वक्त खारिज इसलिए कर रहे थे, कहते थे कि नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन उनका संवाद इस देश के गांव से नहीं है, खेतिहर किसान मजदूर से नहीं है, और जब तक वो उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक उनकी बातों को समझेंगे कैसे, और जब वो बात कहेंगे तो उनकी बातों को खेत किसान का मजदूर समझेगा कैसे। यह संवाद धीरे धीरे होते होते गायब हो गया। आज की तारीख में बीजेपी के पास जो तंत्र मंत्र है वो तंत्र मंत्र दरअसल पूंजी पर टिका है, वह सरकार द्वारा मिली हुई सुविधाओं पर टिका है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पर टिका है। वह भी कोई संवाद इस देश के किसानों से नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जातियों में वो घुल मिल गए, ऐसा भी नहीं है कि दलितों का इस दौर में कहीं ना कहीं जो भी जिस रूप में एक्सप्लॉयटेशन होता था रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वह जिस तंत्र मंत्र को अपनाए हुए हैं तो उसके पैरेलल में कांग्रेस के पास एक उम्मीद है कि वो कैसे संघर्ष करे और उसका रास्ता क्या हो, उस रास्ते को बनाने के लिए कौन से नेताओं की नई फौज खड़ी हो। क्या वह पुराने नेता जो कल तक कांग्रेस को संभालते रहे सत्ता में रहते हुए, अगर कांग्रेस के अपने सत्ता के इतिहास को देखिए तो मौजूदा वक्त में जो G23 के हैं, जब हमने उसकी फहरिस्त देखनी शुरू की तो बड़ा अजीबोगरीब लगा कि 5 मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, गुलाम नबी आजम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो कानूनी विद है उसमें कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विवेक तनखा, हालांकि वीरप्पा मोइली भी कानूनी तौर पर, बाकी देखिए सभी ने मंत्री पद संभाला है। मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद तो छोड़ के निकल गए, पीजी कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली वो नहीं, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रताप सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद, सभी मंत्री भी रह चुके हैं और किसी न किसी पद पर आसीन रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस एक ऐसी दुकान के तौर पर तब्दील कर दी गई जिसमें सत्ता का लाभ उठाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए जिन्हें जुड़ना था जुड़ गए, तो वह लोग तो हर उस सत्ता के साथ जुड़ेंगे जहां पे प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगला सवाल है, क्या कांग्रेस खुद को मथने के लिए तैयार है या बिल्कुल नए तरीके से खुद को खड़ा करने के लिए तैयार है? उससे पहले शायद बड़ा निर्णय लेना होगा कि हां, हम ही अध्यक्ष हैं और हम ही अब तय करेंगे, और हम तय करेंगे तो इसके बाद जिसको रहना है रह नहीं रहे, जो करना है करे, लेकिन यह हमारी पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट को बनाने की स्थिति में क्या राहुल गांधी आ पाएंगे, या आ पाने की मानसिकता में जी रहे हैं, या फिर उस अंतर्विरोध को जी रहे हैं? क्योंकि इस वक्त शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, संगठन संभाले हुए बच्चों में, युवाओं में बड़ा ही एक जज्बा है, वो जज्बाती हो चले हैं कि कैसे चीजों को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस देश के भीतर में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम के भीतर चुनाव जीतने के भी नए नए इक्विपमेंट्स आकर खड़े हो गए हैं। यानी डेमोक्रेसी को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि आप जो सोचते हैं और आप जिस तरीके से कांग्रेस को डिफाइन करते हैं, क्या उसका डेफिनेशन आपने अपने राज्यों में, क्योंकि सत्ता तो आपके पास भी है, अभी भी है, छत्तीसगढ़ में अभी भी है, राजस्थान में अभी भी है, क्या वहां पर कांग्रेस के इतिहास को ही बच्चों को बताया जाता है, कार्यकर्ताओं को बताया जाता है? कोई ट्रेनिंग हो रही है? इतिहास को सही मायने में कैसे रखा जाए? क्या आजादी के संघर्ष से लेकर अभी तक की परिस्थितियों को रख पाने में कोई है? जब जान ही नहीं रहे हैं कि वहां का युवा, तो वह वोटर के तौर पर जो तैयार होगा 2016 से 2024, 2014 मान लीजिए, 2016 भी मान लीजिए, हम तो डिमोनेटाइजेशन को जोड़ रहे थे, लेकिन 2014 से 2024 इस 10 साल का मतलब यह है कि जो भी बच्चा 18 साल का रहा होगा 2014 में, उसकी उम्र 10 साल के बाद 28 साल हो जाएगी, और भारत के भीतर में 18 से 28 साल का जो पूरा उम्र है वो सबसे बड़े वोटर के तौर पर 2024 में खड़ा होगा। उसके पास कोई विजन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इस देश में एजुकेशन का मतलब क्या था, उसको पता ही नहीं है कि हेल्थ सेक्टर क्यों पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़ना चाहिए, उसको जानकारी ही नहीं है कि इस देश में बैंकिंग सर्विस हो, चाहे इस देश में माइनिंग हो, चाहे इस देश में पावर ट्रांसमिशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एविएशन हो, चाहे सड़क हो, वह क्यों गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए, उसको जानकारी नहीं है। उसके सामने एक बिजनेस मॉडल रख दिया गया है कि देश पैसे से चलता है, पूंजी से चलता है, और यह पूंजी और पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी के पास है, और कमाने की क्षमता और कमाने की सोच इन्हीं के पास है। तो यही सब कुछ है और यही इस देश की आजादी का नया फार्मूला है।
बताने की दृष्टि कैसे डेवलप होगी, पार्टी को पार्टी के तौर पर खड़ा करने की सोच कैसे डेवलप होगी। आइडिया ऑफ इंडिया से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया को तो बदलने की दिशा में पूरी सरकार और सत्ता लग चुकी है। तो अब सवाल उस पॉलिटिकल पार्टी का है जो चुनाव में संघर्ष करते हुए एक राजनीतिक दल को खड़ा करे और चुनावी जीत हासिल करे, जिसमें जो संवाद हो, जो बात हो, वह लोगों के पेट से जुड़ा हुआ हो। पेट से जुड़े हुए सवाल और दिमाग से उपजे हुए सवाल, इनका जवाब दे पाने की स्थिति में कांग्रेस का कोई विजन लेटर किसी ने तैयार किया है या फिर कमेटी बन जाएगी? हां, क्यों हारे? इससे पहले एंटनी कमेटी बनती रही। एंटनी कमेटी के बनते बनते अब मामला यहां गया कि एंटोनी साहब ने कहा कि अब मैं राजनीति जी चुका हूं, अब मैं पूरे तरीके से संन्यास ले रहा हूं। क्या ऐसी परिस्थिति में भी कांग्रेस भी आकर खड़ी हो जाएगी? ये सारे सवाल इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के पास आज की तारीख में भी सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो किसी भी छत्रप नहीं बल्कि दर्जनों छत्रपों को मिला लीजिए या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला लीजिए, उनकी तुलना में भी सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के हिस्से में ही आते हैं। तो मेहनत कम करनी है लेकिन दृष्टि साफ रखनी है। क्या यह सोच है कांग्रेस की? या कांग्रेस उन उलझनों में उलझी रही है कि गांधी फैमिली मतलब कांग्रेस नहीं और कांग्रेस का मतलब गांधी फैमिली? G23 सांगठनिक बदलाव किया जाए लेकिन विजन नहीं देंगे किस दिशा में जाना है, एक नेता को आगे बढ़ा, उससे क्या होगा? यह एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी के भीतर का जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर बाकी सब कुछ है। वो एक संगठन है, वो एक एनजीओ है, वो एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो कुछ भी है लेकिन पार्टी नहीं है। और शायद सबसे पहली जरूरत कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर खड़ा करने की है। आइडिया ऑफ इंडिया अपनी जगह है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव मैदान में जीतने के लिए जाती है और उसका नेता अपने तौर पर इस देश को प्रभावित करते हुए कनेक्ट कर पाने की स्थिति में है, तो आखिर में महात्मा गांधी को एक बार और याद कीजिए। जब तक इस देश के 7.5 लाख गांवों में नहीं जाइएगा, वहां के खेत मजदूर से संवाद नहीं बनाइएगा, तब तक आपकी जुबान पे जो शब्द आएंगे उसको इस देश का कोई मीडिया, लिबरल मीडिया कुछ क्षणों के लिए उठा देगा, छाप देगा, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन लोगों से कनेक्टिविटी आपकी नहीं रहेगी। उस कनेक्टिविटी को जिस दिन बना लीजिएगा उस दिन ये कांग्रेस और देश एक हो जाएंगे। यह जिक्र हो रहा है आजादी से पहले का, तो आजादी के बाद की परिस्थितियां भी तो वैसी ही आकर खड़ी हो गई। तो क्या कहा जाए, लोकतंत्र खतरे में है? क्या कहा जाए, इस दौर में नई चीज़ों से संवारने की परिस्थिति में आपस में सिर्फ गुत्थम गुत्थी करने की है या एक नए विजन के साथ आने की जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।